हर कोई भारत तो नहीं हो सकता है। आखिरकार ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा घर जाते ही पलट क्यों गए हैं, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश पहुंचे हैं फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन। आखिर बांग्लादेश क्या राफेल विमानों को खरीद रहा है, और इन सब के बीच में म्यांमार में क्या हुआ है जो भारत के लिए सबसे अच्छी बात है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश वायुसेना के लिए लड़ाकू विमानों को खरीदना चाहता है और बांग्लादेश के सामने दो ऑप्शन है, यूरोफाइटर टाइफून और दसाल्ट राफेल। इन दोनों के बीच कंपटीशन चल रहा है और इसी बीच में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ढाका पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि बांग्लादेश फ्रांस से राफेल विमान के लिए सौदा कर सकता है। 33 साल बाद किसी फ्रांसीसी राष्ट्रपति की बांग्लादेश यात्रा हो रही है और भारत में G20 के सम्मेलन के लिए नई दिल्ली पहुंचे। यहाँ से राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन बांग्लादेश में हैं, जहां उनका स्वागत किया गया। बांग्लादेश फोर्सेज 2030 के तहत ये अपने यहाँ एक नए विमान को लेना चाह रहे हैं। 8 ऐसे मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का ऑर्डर ये देना चाह रहे हैं, पर यहाँ पर पहले से चीन के 16 चेंगडू J7 लड़ाकू जेट हैं। चाइना पर इस बार बांग्लादेश ने भरोसा नहीं जताया है, बल्कि बांग्लादेश देख रहा है कि भारत जिन हथियारों को ले रहा है हम वैसे ही हथियारों को लें। माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा चांस है कि बांग्लादेश राफेल विमानों को ही खरीदेगा। वैसे एक बार को तो कहा यह भी गया कि बांग्लादेश तेजस विमानों पर भी ध्यान दे रहा है, लेकिन अधिकारी मानते हैं कि या तो यूरोफाइटर टाइफून लेगा या फिर फ्रेंच राफेल लेगा। इस वक्त आपको बता दें, जब से भारत ने अपनी वायुसेना में 36 राफेल शामिल किए हैं ना, उसके बाद से तो ऐसा लगता है जैसे राफेल की किस्मत ही खुल गई है। लगभग हर देश राफेल विमानों को खरीदने लगा है। UAE की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, इन सब में इस वक्त देखने को मिल रहा है कि राफेल के लिए लूट मची है। खैर, बांग्लादेश में जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन म्यांमार में जो हो रहा है वो भारत के लिए सबसे ज्यादा सही है और पाकिस्तान चाइना को एक सबसे बड़ा झटका है। लेकिन उससे पहले ये बात करेंगे कि आखिरकार ब्राजील के राष्ट्रपति मात्र 48 घंटे में क्यों पलट गए। आपको बता दें, यहाँ पर जो चकाचौंध देखी ना ब्राजील के राष्ट्रपति ने, और देखा किस तरीके से भारत ने रूस के मामले में आखिरकार 100% सहमति ले ली, दुनिया के सारे देशों को मना लिया और सारे देश कहीं ना कहीं भारत की बात मानने के लिए तैयार हो गए। रूस के खिलाफ इन्होंने बयान नहीं दिया, रूस का इसमें कोई जिक्र नहीं हुआ। पर ये सब देखकर डी सिल्वा थोड़े से उत्साहित हो गए। इन्हें जब कमान सौंपी गई कि अगले साल ब्राजील में होगा G20, तो डी सिल्वा ने थोड़ा जोश में आकर इन्होंने कह दिया कि अगर राष्ट्रपति पुतिन वहां आते हैं तो मेरे जीते जी उन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता है। मैं हूं तो कोई गिरफ्तारी का सवाल पैदा नहीं होता है। ये जो बयान ब्राजील के राष्ट्रपति ने दिया, घर जाकर इनको क्या समझ में आया या 48 घंटे के अंदर किस किस ने क्लास ली, उन्होंने तुरंत से अपना बयान बदल दिया। राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने अपने बयान में कहा है कि देखो, ये फैसला करना तो न्यायपालिका पर निर्भर करेगा ना, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट ब्राजील ने आखिर क्यों स्वीकार किया। उभरते हुए देश अक्सर उन चीजों को साइन कर लेते हैं जो उनके लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा, एक बात बताओ, हम सदस्य क्यों हैं? अमेरिका सदस्य क्यों नहीं है? रूस क्यों नहीं है? भारत क्यों नहीं है? चीन क्यों नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत छोड़ने जा रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ब्राजील ने साइन क्यों किया। अब आपको बता दें, मतलब उनको समझ में आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का तुमने साइन किया है, मनमर्जी में जो कुछ भी बोलने की कोशिश ना करो। वैसे पुतिन ने G20 की बैठक में हिस्सा तो नहीं लिया, अपने विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव को भेजा। भले ही भारत अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इन्होंने साइन नहीं किया है, लेकिन
भारत ने अभी तक रूस की आलोचना तक नहीं की है, तो भारत क्या पुतिन को गिरफ्तार करेगा? एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पुतिन जानते थे कि गिरफ्तारी का कोई डर नहीं है, लेकिन उनको ये भी पता था कि हो सकता है इस समिट में पश्चिमी देश के नेता उनका अपमान करने की कोशिश करें। हालांकि जिस तरीके से एक घोषणा को सुनाया, उस घोषणा के बाद अब तो यूक्रेन का मामला ही खत्म हो रहा है। हालांकि आपको बता दें, लूला ने ये कहा कि 2024 में हमारे यहाँ होगा G20। उम्मीद करते हैं कि तब तक युद्ध भी खत्म हो जाएगा। खैर, अपने ही बात पर पलटना पड़ गया। हर कोई भारत नहीं हो सकता है और हर कोई भारत की तरह दिलेरी भी नहीं दिखा सकता है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ म्यांमार में एकदम से पासा पलटता हुआ दिख रहा है। किसी भी देश की सबसे बड़ी चीज होती है, और खास तौर पर तब जब वो खुद बड़े युद्ध में फंसा हुआ है। म्यांमार के साथ कंडीशन क्या है? म्यांमार के अंदर, घर के अंदर ही गृह युद्ध चल रहा है, और ये गृह युद्ध बड़े पैमाने पर है। अभी कहा जा रहा है कि म्यांमार के अंदर छोटे छोटे जनता के इतने सारे गुट बन गए हैं कि खुद म्यांमार के सेना प्रमुख के लिए एक टेंशन वाली बात हो गई है। म्यांमार का सेना प्रमुख चाह रहा है कि उसकी वायु सेना बेहद मजबूत रहे, लेकिन समस्या क्या है कि उसने चीन के ऊपर भरोसा किया, और चीन और पाकिस्तान वाला पकड़ा दिया JF-17 की हालत ऐसी है कि आखिरकार पाकिस्तान के ऊपर नाराज हो गया म्यांमार। पहले म्यांमार ने बार बार कहा कि आप हमारे फाइटर जेट को ठीक कर दो। पाकिस्तान से इंजीनियर भी जाते थे, लेकिन वो इंजीनियर घूम फिर कर, खा फिर कर वापस आ जाते थे। अब ऐसे में बौखलाना तो था ही। अंतिम मौके पर म्यांमार ने चेतावनी दे दी, क्योंकि उसके सारे JF-17 करीब करीब ग्राउंड में बताए जाते हैं। अब ऐसे में म्यांमार का बौखलाना तो था ही। म्यांमार ने इसी बीच संपर्क किया था रूस को, और रूस को कहा था, देखो हमें समझ में तो आ गया कि इसकी कहानी खत्म है, और इस तरीके से हमारी वायुसेना लड़ेगी तो लड़ भी नहीं पाएगी। ऐसे में आप हमें सुखोई फाइटर जेट दीजिए। अब सुखोई फाइटर जेट के लिए ये जो डील तय की गई थी, ये डील सितंबर 2022 में की गई। कोई खास दिन नहीं हुए हैं। सितंबर 2022 में रूस और म्यांमार ने इस डील को फाइनल किया कि आप हमें 6 सुखोई 30 ME फाइटर जेट देंगे, और आखिरकार म्यांमार को पहला शिपमेंट मिला, और इस पहले शिपमेंट के तहत 2 रूसी सुखोई 30 फाइटर जेट दिए गए। अब म्यांमार के मिनिस्टर ने इसमें बड़ा खुशी भी जताया कि चलो हमें सुखोई 30 फाइटर जेट मिलने शुरू हो गए। एक तो कितने कम समय का ड्यूरेशन है, लेकिन इसके बावजूद रूस ने इन्हें दिया। हालांकि जब रूस से इसके बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने ज़्यादा जवाब नहीं दिया, पर यह भारत के लिए फ़ायदेमंद कैसे होने जा रहा है, तो आपको बता दें, रूस तो अभी युद्ध में फंसा हुआ है, और युद्ध से उठेगा भी तो इसे काफ़ी वक्त लगेगा अपने डिफेंस इंडस्ट्री को फिर से ठीक से खड़े करने में। लेकिन भारत सुखोई 30 के कई सारी चीज़ों का प्रोडक्शन भी करता है, यानी म्यांमार कहीं ना कहीं आगे चल के अपग्रेड के लिए या फिर मेंटेनेंस के लिए भारत के ऊपर निर्भर होने वाला है। और सबसे अच्छी बात है कि चाइना पाकिस्तान से धीरे धीरे पिंड छूट रहा है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।